हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, गर्दा उड़ाने फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच। ज़बरदस्त जो संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 1 से 395 के बीच, जो हम लोग मतलब रेगुलरली करेंगे, ठीक है क्लास। और जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, जहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, वही हम लोग करेंगे और ट्रिक के साथ एक ही वीडियो में सब हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। आर्टिकल 52, आर्टिकल 11, आर्टिकल 63, ये मतलब इम्पोर्टेंट कैसे पढ़ा जाएगा ये सब हम बताएंगे। अब रटना छोड़ना है आपको, अब ट्रिक के सहायता से आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को लेट किए बिना सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं, ठीक ना। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या हैं। देखिए, संविधान में कितने 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अभी वर्तमान में चूंकि संशोधन कर कर संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं संशोधन कर कर। जो संशोधन कर कर कैसे मिलेंगे, ए बी सी के रूप में मिलेगा, क ख ग के रूप में ऐसे मिलेगा, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, हम देखते हैं, शुरू करते हैं। भाग 1 में क्या क्या है। देखिए, संविधान में 22 भाग हैं, यानी 22 भाग का मतलब क्या हुआ, पाठ। 22 गो पाठ है। ओके, अब बारी बारी से उसको पढ़ना है दोस्तों। यानी भाग 1 में कितने से कितने आर्टिकल हैं, तो भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। और क्या क्या है, देखिए, संघ एवं उसका राज। संघ एवं उसका राज क्या क्या है, तो अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है दोस्तों। यानी भारत किसी एक का नहीं है। भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत का निर्माण कैसे हुआ है, बहुत सारे राज्यों को मिलकर। तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। क्लियर हुआ। उसके बाद अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश, अगर संसद चाहे तो नए राज्यों का वो निर्माण कर सकता है, ठीक ना दोस्तों, जिससे नए राज्य बनते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास, संसद किसको बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इसके पास अधिकार है दोस्तों। अगर ये चाहेगा तो क्या कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। संसद, समझ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे है दोस्तों भाग 2 देखते हैं। हमारा भाग 1 क्लियर हो गया। भाग 2 में क्या क्या है, तो भाग 2 में अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 2 में अनुच्छेद, देखिए भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है, जिसमें नागरिकता है। क्या है, नागरिकता के बारे में भाग 2 में हम पढ़ेंगे। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब नाग पंचमी, नाग पंचमी के सहायता से अब क्या करेंगे, याद रख सकते हैं। ना से नागरिकता, ठीक ना। ग से मौलिक अधिकार, ठीक ना। और उसके बाद है मी। देखिए, नाग पंच मतलब इसमें क्या, नाग पंच, इसमें आप मौलिक अधिकार, और मी मतलब मौलिक कर्तव्य। ऐसे याद रख सकते हैं आप नाग पंचमी की सहायता से, ठीक ना। तो आगे देख लीजिए, इसमें क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना। तो भाग 2 में जो आपका नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में है, और मौलिक अधिकार जो है आपका 12 से 35 तक में है, और मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के ए में है, इस संशोधन कर कर किया गया है। देख लीजिए, ए भी मैंने पहले ही बताया। और उसके बाद 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। देखिए, क्लियर हुआ। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, संविधान के तहत संविधान में क्या शामिल किया गया, इसे किसको, मौलिक कर्तव्य को। और हमारे पास देखिए, चूंकि हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार में कितने अधिकार है, पहले मूल संविधान में 7 अधिकार थे। मूल अधिकार में कितने अधिकार थे, 7। लेकिन क्या कर दिया गया, 1976 के तहत समानता का, देखिए अब 6 मौलिक अधिकार है। एगो जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक ना। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार आपका आता है 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से क्या, 19 से 23, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है
24-25 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ठीक ना। तो ये सब बारी बारी से आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे देख लेते हैं भाग 5। जो इम्पोर्टेंट है हम वही कर रहे हैं दोस्तों, थंबनेल आपने देखा होगा। भाग 5 में क्या है, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि 52 से अनुच्छेद 1951, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो क्या क्या है राष्ट्रपति में, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, ठीक ना, मतलब वो निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का कैसे चुनेंगे आप राष्ट्रपति को, तो निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर हुआ। उसके बाद आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर, ठीक ना। उसके बाद अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान, राष्ट्रपति को इतना अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत, वो किसी को माफ़ भी कर सकते हैं। ओके, अगर किसी को फांसी की सज़ा मिल जाती है तो वो संशोधन कर सकते हैं, उनके पास क्षमादान का अधिकार है। उसके बाद है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि वो अध्यादेश कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब सत्र नहीं चलता है तो। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं वो, लेकिन वो माने या ना माने उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। भाग 5 क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में दोस्तों 152 से अनुच्छेद लेकर 237 तक है। क्या है, तो इसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 जो होगा राज्यपाल के पद के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऐसे यहाँ से आप देख लीजिए, ट्रिक मैंने इंडिकेशन कर दिया है, उसी के तहत आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। यानी राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 152 है उसमें एगो बढ़ाकर क्या कीजिए 101 जोड़ते जाइए, 100 जोड़ते जाना है दोस्तों। तो देखिए अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 155 के तहत ये बताया गया है कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनका क्या होगा, चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में जानिए। देखिए अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति होंगे भारत में। अनुच्छेद 54 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद है प्रधानमंत्री, ठीक। तो प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से क्या क्या प्रश्न बनेंगे ये हम आपको आज क्लियर करवा देते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या क्या है, अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, मंत्रिमंडल, ठीक ना। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल यानी लोकसभा के तहत जो आते हैं वही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है और ये महान्यायवादी से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर हुआ, ठीक ना। आगे देखिए अनुच्छेद, अब देख लीजिए मुख्यमंत्री के बारे में। तो अनुच्छेद 163 मंत्रिमंडल से जो आएंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक। यानी अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 164 के तहत राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ओके, राज्य का जो एडवोकेट होता है वो महाधिवक्ता कहलाता है और केंद्र लेवल पर जो वकील होते हैं उनको महान्यायवादी बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम अब क्या करेंगे, देखिए आसानी से कैसे याद रखेंगे। देखिए यह बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों और बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद यानी भारत के अनुच्छेद जो 79 है वहाँ से संसद के बारे में बताया गया है। संसद कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो संसद 79। संसद बोले तो लोकसभा राज्यसभा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ। अनुच्छेद 168
विधानमंडल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 79 संसद के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 79 संसद के बारे में, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। फिर से याद कीजिए, अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। फिर से याद कीजिए, अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। याद हो गया दोस्तों। अब देखिए, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 170 में विधानसभा और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद। फिर से, अनुच्छेद 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 170 विधानसभा, अनुच्छेद 175 विधान परिषद। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 100 है। अनुच्छेद 100 के क्या बोलता है? 100 क्या बोलता है? यानी निर्णायक मत। अनुच्छेद 100 बोलता है निर्णायक मत। ओके। अनुच्छेद 108 क्या बोलता है? संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति के पास अधिकार वो संयुक्त अधिवेशन कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन है, धन विधेयक, ठीक ना। अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन या धन विधेयक बोल सकते हैं। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 बजट। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, अनुच्छेद 116 लेखानुदान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका क्या क्या, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, ठीक ना। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 के तहत कैग की नियुक्ति होगा। उसके बाद है हाई कोर्ट। क्या होगा? हाई कोर्ट, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो हाई कोर्ट में क्या क्या? अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 216 के तहत हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। हाई कोर्ट का क्या किया गया? गठन किया गया अनुच्छेद 216 के तहत। अब उसके बाद है आपका केंद्र राज्य। ओके, केंद्र राज्य में क्या रिलेशन है, उससे क्या क्या आर्टिकल है वो जान लीजिए। अनुच्छेद 249 बोलता है कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की उसके पास शक्ति है। अनुच्छेद 250 बोलता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति आपको प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 262 के अनुसार नदी जल विवाद को आप सुलझा सकते हैं, नदी जल विवाद को देख सकते हैं। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है। 312 के तहत IAS IPS IPS का क्या होगा, उनका एग्जाम वगैरह कंडक्ट 300 कैसे होता है, 312 में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। आगे देखिए, आगे है आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। राज्यसभा, अनुच्छेद 343 के तहत राज्यसभा की जो भाषा होगी हिंदी, लिपि हिंदी होगी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। ओके, अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा क्या होगा? राजभाषा, राजभाषा जो होगा भारत का वो हिंदी होगा और लिपि क्या होगा? देवनागरी। अनुच्छेद 343 के तहत भारत का जो राजभाषा होगा हिंदी होगा और लिपि जो होगा देवनागरी होगा। क्लियर हुआ। अब आपातकाल के बारे में देख लीजिए। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगता है। हमारे देश में अभी एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगता है। अब संविधान संशोधन देखिए, संविधान में संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बेसिक
बशर्ते कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रभाव ना पड़े दोस्तों। अब देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद और देख लेते हैं। अनुच्छेद 17, स्पर्शीयता का अंत, यानी आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो दंडनीय अपराध है, आप क्रिमिनल ऑफेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुच्छेद 229 क्या है, यानी अल्पसंख्यक का संरक्षण। अनुच्छेद 229 क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। जो हमारे देश में अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई वो लोग भी होते हैं। ओके। अनुच्छेद 40 यानी पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे दोस्तों वो यहाँ पर समाप्त होते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना सुझाव देंगे, और जो लोग चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच जाए दोस्तों। गर्दा उड़ेगा। ऐसे ही PDF नोट्स आप टेलीग्राम पर ले सकते हैं ज्वाइन कर। ओके दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। ये देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, आत्मा कहा था। ये भी प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा।